नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और बेहद दिलचस्प कहानी के साथ, जिसका नाम है आवारा गर्द। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करें। पिछले साल एक रोज़ शाम के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैं बाहर गई। एक लंबा तगड़ा यूरोपियन लड़का कैनवस का थैला कंधे पर उठाए सामने खड़ा था। दूसरा बंडल उसने हाथ में संभाल रखा था और पैरों में खाक आलूद पेशावरी चप्पल थे। मुझे देखकर उसने अपनी दोनों एड़ियां ज़रा सी जोड़कर सर खम किया, मेरा नाम पूछा और एक लिफाफा थमा दिया। आपके मामू ने ये खत दिया है, उसने कहा। अंदर आ जाओ, मैंने उससे कहा और ज़रा अचंभे से खत पर नज़र डाली। ये अल्लन मामू का खत था और उन्होंने लिखा था, हम लोग कराची से हैदराबाद सिंध वापस जा रहे थे। ठठ की माकली हिल पर कब्रों के दरमियान इस लड़के को बैठा देखा। इसने अंगूठा उठाकर लिफ्ट की फरमाइश की और हम इसे घर ले आए। ये दुनिया के सफ़र पर निकला है और अब हिंदुस्तान जा रहा है। ऑटो बहुत प्यारा लड़का है। मैंने इससे हिंदुस्तान में अजीज़ों के नाम खत दे दिए हैं और उनके पास ठहरेगा। तुम भी इसकी मेज़बानी करो। और उस खत में उन्होंने एक बहुत ही ख़ास तौर पर नोट लिखा कि इसके पास पैसे तकरीबन बिल्कुल नहीं हैं। लड़के ने कमरे में आकर थैले फर्श पर रख दिए और अब आंखें चुंधिया कर दीवार पर लगी हुई तस्वीरें देख रहा था। इतने ऊंचे कद के साथ उसका बच्चों का सा चेहरा, जिस पर हल्की हल्की सुनहरी दाढ़ी मूंछ बहुत अजीब सी लग रही थी। एक और हिचहाइकर, मैंने ज़रा कोफ्त से सोचा। अल्लन मामू बेचारे फरिश्ता सिफत आदमी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए होंगे, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी आवारागर्द अपनी मतलब बरारी के लिए राह चलतों से दोस्ती कर लेने का फ़न खूब जानते हैं। शाहिदा ने भी आपको सलाम कहा है, उसने मेरी तरफ मुड़कर बड़ी अपनाइत से कहा। शाहिदा? आपकी कज़न शाहिदा। मैं बनारस में उनके यहाँ मुकीम था और लखनऊ में आपकी फूफी के यहाँ। अगर चाटगाम में अंकल अनवर के यहाँ रहूँगा और अगर दार्जिलिंग जा सका तो कज़न मुतहरा के घर पर ठहरूँगा। उसने जेब से मज़ीद लिफाफे निकाले। बैठ जाओ ऑटो, चाय पियो। मैंने एक लंबा सांस लेकर, मुझे वो दो डच हिच हाइकर याद आए जिन्होंने कराची में लड्डन मामू के घर पर डेरे डाल दिए थे क्योंकि उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं तुर्की और ईरान होता हुआ आया हूँ और जर्मनी से यहाँ तक मैंने मोटरों और लारियों में लिफ्ट ली है। अब लंका जाऊँगा, फिर थाईलैंड वगैरह। वहाँ से कार्गो बोट के ज़रिए जापान, अमेरिका और इसके बाद घर वापस। इस वक्त तो मैं औरंगाबाद से एक ट्रक पर आ रहा हूँ। बेहद एडवेंचर रहे होंगे तुम्हारे सफ़र में। हाँ, इस्तांबुल में मैं 3 रातों गलता के पुल के नीचे सोया और ईरान में। फिर उसने मुख्तलिफ छोटे छोटे एडवेंचर सुनाए। मैं कोलोन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसने मज़ीद इत्तला दी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तुमने क्या फ़र्क पाया खाने की मेज़ पर? मैंने उससे पूछा। वहाँ सब लोग मुझसे मसलाए कश्मीर पर बड़े जोशो खरोश से बात करते थे। यहाँ कश्मीर और पाकिस्तान का जिक्र बहुत कम किया जाता है। यहाँ के मसाइल। फिर उसने हिंदुस्तान के मसाइल पर एक जामे तकरीर की। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं दौलतमंद सियाहों और आम यूरोपियनों और अमरीकनों की मानिंद महज ताजमहल देखने नहीं आया हूँ। मैं रात भर दुकानों के बरामदों में सोता हूँ, किसानों की झोंपड़ियों में रहता हूँ, मज़दूरों से दोस्ती करता हूँ, हालांकि उनकी ज़बान नहीं समझ सकता। खाने के बाद उसने बम्बई का नक्शा निकालकर फर्श पर फैलाया। बेचारे अंग्रेज़ बम्बई के तर्ज़ तामीर को विक्टोरियन गॉथिक कहते थे। यहाँ क्या क्या चीज़ें काबिल दीद हैं। एलिफेंटा और अपालो बंदर और ये सब गाइड बुक में भी मौजूद हैं। उसने ज़रा बेसब्री से मेरी बात काटी और हिंदुस्तान की मुआशियात और इमरानियात पर निहायत शकील और मुद्दलिल गुफ्तगू से मुझे नवाजा। ऑटो, तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने मुस्कुराकर पूछा।
मैं 21 साल का हूँ, उसने बड़े वक़ार से जवाब दिया, और जब जर्मनी वापस पहुँचूँगा तो 22 साल का हो जाऊँगा और उसके अगले साल मुझे डॉक्टरेट मिल जाएगा। मैं यूनिवर्सिटी में जर्मन गिनाइया शायरी का मुताला कर रहा हूँ। जर्मनी में सिर्फ डॉक्टरेट मिलता है, जिस तरह आपके BA MA। बाद अज़ां वो देर तक जर्मन गिनाइया शायरी, आलमगीर सियासत और हिंदुस्तान आर्ट पर रोशनी डालता रहा। वो तस्वीरें भी बनाता था। किस कदर बुकरात लड़का है, मैंने दिल में सोचा। बेशतर जर्मनों की तरह इंतहाई संजीदा, धुन का पक्का और हिस्से मिजाह के तकरीबन आरी। मैं रात को सोने से पहले आपकी किताबें देख सकता हूँ? यकीनन। रात गए तक नशिस्त के कमरे में रोशनी जलती रही। सुबह 3 बजे गुसल खाने में पानी गिरने की आवाज़ आई तो मेरी आंख खुल गई। वो रातों रात नहा धोकर फारिग हो चुका था ताकि सुबह को उसकी वजह से घर वालों को जहमत ना हो। नाश्ते के वक्त उसने हिंदुस्तान के मुतल्लिक इस किताब पर तबादला ख्यालात किया जो उसने रात भर में पढ़कर ख़त्म कर डाली थी। फिर उसने बम्बई का नक्शा उठाया और स्याही के लिए निकल गया। वो अपने थैले में 5 किताबें लेकर चला था जिन पर कमरा ठीक करते वक्त मेरी नज़र पड़ी। गोएटे की फाउस्ट, हाइने की नज़में, रिल्के, ब्रेख्त और इंजिल मुक़द्दस। शाम को जब वो थका हारा मगर बेहद बशाश वापस आया तो मैंने उससे कहा, ऑटो, कल रात तुम खुदा के मुनकिर थे मगर इंजील साथ लेकर घूमते हो। इस पर ऑटो ने खुदा के तसव्वुर में एक जज्बाती सहारे की इंसानी हाजत पर मुख्तसर तकरीर की। ऑटो, तुम एलिफेंटा गए थे? वहाँ की त्रिमूर्ति और देवता। मैं कहीं भी नहीं गया। विक्टोरिया गार्डन में दिन भर बैठा आवाम के हुजूम का मुताला करता रहा। इंसान सबसे बड़ा देवता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है, मगर तुमने खाना कहाँ खाया? मैंने 1 दर्जन केले खरीद लिए थे। मुझे दफ्तन सख्त निदामत हुई कि चलते वक्त सैंडविचेस उसके साथ करने मुझे क्यों ना याद रहे, और मुझे अल्लन मामू के ख़त का ख्याल आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसके पास पैसे तकरीबन बिल्कुल नहीं हैं। खाने की मेज़ पर उसने कहा, मैं बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खा रहा हूँ। उसने जर्मनी के मुतालिक बातें करती रही और बर्लिन की दीवारों का जिक्र करते हुए उसने मुझे इत्तला दी कि वो बहुत सख्त एंटी कम्युनिस्ट है। घर पर मेरी अम्मा भी मेरे लिए बहुत मज़ेदार खाने पकाती है। आप मेरी अम्मा से मिलकर बहुत खुश होंगी। अब उनकी उम्र 42 साल की है। मसाइब ने उनको कब्ज़ अज़ वक्त बूढ़ा कर दिया है, मगर वो अब भी दुनिया की हसीन तरीन औरत हैं। तुम उनके इकलौते लड़के हो? हाँ, मेरे अब्बा फ़ौजी अफसर थे। अम्मा प्रशा की रहने वाली है। अम्मा 17 साल की थी जब उन्होंने अब्बा से शादी की। अब्बा पोलैंड के महाज पर मारे गए। उनके मरने के दूसरे महीने में पैदा हुआ। बमबारी से बचने के लिए मुझे कंधे से लगाए लगाए अम्मा जाने कहाँ कहाँ घूमती रही। वो मुझे गोद में उठाए, सिर पर रुमाल बांधे, फुल बूट पहने, मुख्तसर सा सामान मेरी प्रियम्बो लेटर में ठूसे गांव गांव फिरती थी और खेतों खलियानों में छुपती रहती थी। अम्मा पोलैंड में एक गांव में छुपी हुई थी जब पॉलिश फौजी उस रात उस मकान में घुस आए। मैं उस वक्त पूरे 4 साल का था। मेरे बचपन की वाज़ी तरीन याद उस कहरनाक रात की है। मैं डरकर पलंग के नीचे घुस गया। जब अफसरों ने मेरी अम्मा को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो अम्मा को घसीट कर बाहर खेतों में ले गए। अम्मा कई दिन बाद वापस आई। वो फौजियों से बचने के लिए इतने अरसे तक एक खलियान में छुपी रही थी और मैं उस खाली मकान में अकेला था और बाहर गोलियां चलने की आवाज़ पर सहम सहम कर कोनों खदरों में छुपता फिरता था और नेमत खाने और बावर्ची खाने की अलमारियां खोल खोल कर खाने की चीज़ें तलाश करता था और जो कुछ पड़ा मिल जाए भूख के मारे मुंह में रख लेता था। मगर वो अलमारियां सब ऊंची ऊंची थी जिनमें खाने पीने का सामान रखा था। वो चुप हो गया और खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। ये चावल बहुत मज़े के हैं, उसने चंद मिनट बाद आहिस्ता से कहा। इसी वजह से मैं जंग का तकलीफ़ दह जिक्र उसे ना छेड़ना चाहती थी।
میں جنگ کے بعد بڑی ہونے والی نسل سے اس طرح کے لرزہ خیز واقعات سن چکی تھی۔ مجھے وہ فرانسیسی لڑکی یاد آئی جس نے زوال فرانس کے بعد اسی آٹو کے ہم قوم جرمنوں کی درندگی کے قصے سنائے تھے۔ اسی پولینڈ میں جہاں آٹو اور اس کی ماں پر یہ سب بیتی، اسی زمانے میں وہ نازی گیس چیمبر بھی دن رات کام کر رہے تھے جہاں روزانہ ہزاروں یہودیوں کی موت کے بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ اور مجھے اس روسی لڑکی کا قصہ یاد آیا۔ اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے جرمن مشین گن کی نظر ہوتے دیکھ کر پل کی پل میں صدمے کی شدت سے اس روسی لڑکی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یہ 1945 کے بعد کے یورپ کی نوجوان نسل تھی۔ اب تمہاری ماں کچھ کام کرتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ محض ایک ہاؤس فراں ہیں۔ ان کو فوجی بیوہ کی حیثیت سے پینشن ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان ہے۔ میں شام کی شفٹ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ میری اماں بہت بھولی بالی ہیں، ایسٹرولوجی میں یقین رکھتی ہیں اور پابندی سے گرجا جاتی ہیں۔ پچھلے سال میں نے سائیکل پر سارے جرمنی کا چکر لگایا تھا۔ جرمنی دنیا کا حسین ترین ملک ہے۔ ہر ملک اس کے باشندوں کے لیے دنیا کا حسین ترین ملک ہونا چاہیے، مگر تم نئے ناتسین بن جانا۔ نہیں، میں نیا ناتسی نہیں بنوں گا۔ مجھے یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے نانا اور نانی اب بھی مشرقی جرمنی میں ہیں، مگر ہم ان سے نہیں مل سکتے جس طرح آپ کا آدھا خاندان یہاں ہے اور آدھا پاکستان میں، اس نے کانٹا اٹھا کر مجھے سمجھایا۔ دوسرے روز اس نے وعدہ کیا کہ شہر کی قابل دید جگہ ضرور دیکھ کر آئے گا، مگر وہ اس روز بھی دن بھر رانی باغ میں بیٹھا رہا۔ چوتھا دن اس نے وارڈن روڈ پر بھولا بھائی دیسائی انسٹی ٹیوٹ کے برآمدے میں بیٹھ کر لاؤس کی جنگ کے متعلق مضامین پڑھنے میں گزارا۔ اندر لڑکیاں رقص سیکھ رہی تھیں اور ہال میں حسین کی نئی تصویر کی نمائش ہو رہی تھی، لہٰذا میں ساتھ ساتھ آرٹ و کلچر سے بھی بہراور ہوتا رہا۔ اس نے واپس آ کر کہا، بمبئی میں وہ سارے فاصلے پیدل طے کرتا تھا اور وارڈن روڈ سے فلورا فاؤنٹین تک پیدل جاتا تھا۔ میں 8 آنے سے 1 روپیہ روز تک خرچہ کرتا ہوں اور زیادہ تر کیلے کھاتا ہوں۔ ہر جگہ بے حد مہمان نواز لوگ مل جاتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ انسان انفرادی طور پر اس قدر سیدھا سادہ اور نیک ہے اور اجتماعی حیثیت میں درندہ بن جاتا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس دن وہ ایک ٹرک کمپنی سے طے کر آیا تھا، بنگلور تک ان کے ٹرک پر جائے گا۔ صبح سویرے اس نے اپنے تھیلے میں کتابیں اور کپڑے ٹھونسے، دوسرا تھیلا جو اس کا سفری خیمہ اور بستر تھا لپیٹ کر کندھے پر رکھا، خدا حافظ کہا اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر فلورا فاؤنٹین پیدل روانہ ہو گیا۔ آٹو کو گئے کئی مہینے گزر گئے۔ الن ماموں کا خط آیا تو میں نے انہیں شکایتاً لکھا کہ آپ کے بیٹے آٹو نے یہاں سے جا کر یہ بھی اطلاع نہ دی کہ کمبخت اب کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ میں نے یہ خط پوسٹ کیا ہی تھا کہ شام کی ڈاک سے آٹو کا لفافہ آ گیا۔ اس کے ٹکٹوں پر لاؤس کے بادشاہ کی تصویر بنی تھی اور خط میں لکھا تھا، وہ جرمن لڑکا جو آپ کے گھر پر ٹھہرا تھا آپ کو بھولا نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ بہت مہربان تھی۔ آپ میرے ساتھ بڑی بہن کی سی شفقت سے پیش آئی اور میں محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابھی بہت کم عمر ہوں، لیکن آپ نے ٹھیک کہا تھا، دنیا میں صرف وہی لوگ خوش رہ سکتے ہیں جو زندگی کو بغیر کسی پش و پیش کے اور بغیر سوالات کیے منظور کر لیں۔ ہم نے جتنے زیادہ سوالات کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ انکشاف ہوتا ہے اور زندگی کافی مہمل ہے۔ لنکا میں نیورا ایلیا سے کنیڈی ایک ٹورسٹ بس کے ذریعے گیا۔ بس میں ایک سنگھالی طالب علم سے میری دوستی ہو گئی۔ اس نے راستے میں مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ اس کا نام راجا تھا۔ اس نے میرے لیے پھل بھی خریدے۔ بس میں بہت سے ڈھول رکھے تھے۔ راجا خوب گانے گاتا رہا۔ آبشار بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ راجا نے مجھ سے کہا، چلو ہم سب نہائیں۔ چند منٹ بعد وہ مر چکا تھا، وہ پانی میں ڈوب گیا تھا۔
2 घंटे की तलाश के बाद उसकी अकड़ी हुई लाश हमें एक चट्टान के नीचे मिली। ये सब क्या है? मैं सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ। हम में से कोई भी राजा को उस हादसे से ना बचा सकता था। क्या ये इत्तेफाक था या इसी को किस्मत कहते हैं? राजा अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। उसकी बहन भाई 5 और 15 की उम्रों के दरमियान मर चुके थे। उसका बाप नाबीना है और माँ बहुत बीमार है। राजा उन लोगों का कफील था। मदुराई में एक नौजवान शायर ने मुझसे कहा कि दुनिया की वजह से वो बहुत दुखी है। मद्रास में मैंने रेडियो इंटरव्यू से कुछ रुपए कमाए। फिर मैं पेनांग गया, जो बड़ा खूबसूरत जजीरा है और वहाँ बेशुमार चीनी रहते हैं। एक मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में बैठकर मैं बंगकाक पहुंचा और बुद्ध खानकाहों की मुकीम रहा और राहिबों के साथ खाना खाता रहा। दोपहर को खूबसूरत लड़कियां, खुश लिबास खवातीन अपनी अपनी किस्मत पर मुस्तकबिल का हाल पूछने राहिबों के पास आती थी। ज़्यादातर भिक्षु मोहब्बत के भूखे हैं और बेतहाशा तंबाकू पीते हैं और कोई काम नहीं करते। बूढ़ी मजहब परस्त खवातीन उन्हें खाना और पैसे देती रहती हैं। बहुत से भिक्षु खानाकाहों में इसलिए बैठे हैं कि उन्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। ये लोग सख्त काहिल हैं, मगर उनके मजहब में इस काहिली का एक मुकद्दस जवाज़ मौजूद है, निर्वाण की तलाश। बाज़े उनमें से वाकई संजीदगी से मुराकबे में मसरूफ़ हैं, लेकिन ज़्यादातर भिक्षु खाने और खवातीन से गप करने के अलावा सोते रहते हैं। नोंग काई में मैं मेकांग दरिया में नहाया, उसके बाद लाओस आ गया। दीन तीन एक बड़े से गांव में मानिंद है। धूप बहुत तेज़ है और सड़कें गर्दालूद। सिर्फ रातें खुशगवार हैं, क्योंकि अंधेरा सारी बदसूरती, जुल्म और तशद्दुद और खुरेजी को अपने अंदर छुपा लेता है, पर मच्छर बहुत हैं। सवाना तक एक तैयारे में मुझे मुफ्त की लिफ्ट मिल गई और अब मैं पक्से में मौजूद हूँ। फिर कंबोडिया जाऊँगा। मैं अंकल अनवर के पास चटागांग ना जा सका, क्योंकि बर्मा से मशरिकी पाकिस्तान दाखिल होने में बड़ी दिक्कतें थी। मैंने सुर्ख चीन और शुमाली वियतनाम के लिए वीज़ा की दरख्वास्त दी है। पिकिंग और हनोई से मुझे फोम पहन में जवाब मिल जाएगा। कल मैं यहाँ से जुनूबी वियतनाम जा रहा हूँ। इस गलत सलत अंग्रेज़ी के लिए मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रगुजार, ऑटो क्रूगर। फरवरी 1963 के एक गैर मुल्की रिसाले में वियतनाम की जंगलवार में उन्वान से एक रंगी तस्वीरों वाला मजमून छपा है। उन तस्वीरों में गोरिल्ला सिपाहियों को बंदूकों का निशाना बनाया जा रहा है। कश्तियों में बैठे हुए गोरिल्ला कैदी मेकांग दरिया के पार ले जाए जा रहे हैं और किसान औरतें ये कश्तियाँ खे रही हैं। किनारे पर पहुंचकर उन कैदियों को गोली मार दी जाएगी। धान के खेतों के पानी से जंगी कैदी गुजर रहे हैं और मजमून के आखिर में 2 सफ़ात पर फैली हुई एक तस्वीर है, जिसमें धान के हरे खेत हैं और धान की बालियां हवा के झोंकों से झुकी जा रही हैं और लंबे पत्तों वाले दरखत हवा में लहरा रहे हैं। उफूक पर दरख्तों की कतारें हैं और सब्ज़ा और पानी। ये ऐसा दिल फरेब मंजर है। मुसव्विर जिसकी तस्वीरें बनाते हैं, शायर नज़में कहते हैं और अफसाना निगार धरती है कि अज़मत के मुतल्लिक कहानियाँ लिखते हैं। इन हरे भरे दरख्तों के पीछे किसानों के पुरअमन झोंपड़े होंगे और इस गांव के बासी तिनकों से बनी हुई छज्जेदार नुकीली टोपियां ओढ़े दिन भर पानी में खड़े होकर धान बोते होंगे और गीत गाते होंगे और फसल तैयार होने के बाद मंडी में जाकर मेहनत से उगाया हुआ ये धान थोड़े से पैसों में फ़रोख्त करके अपनी ज़िंदगियां गुजारते होंगे। इस नदी के किनारे लड़कियां अपने चाहने वालों से मिला करती होंगी और नौजवान माए रंग बिरंगे सोरिंग पहनकर घड़े उठाए अपने बच्चों को नहलाने के लिए दरिया पर आती होंगी। लेकिन इस तस्वीर में जो इस वक्त मेरे सामने रखी है, कटे फटे चेहरों वाली नीम उरियां, खून आलूद नौजवान लाशें पड़ी हैं। दूर एक कोने में भूरे रंग का मुहीब जंगी तैयारा खड़ा है और तस्वीर के नीचे लिखा है, मौत का खेत। वियत कांग गोरिल्ले जिनको मेकांग दरिया के धान के डेल्टा में मौत के घाट उतार दिया गया, उनके साथी एक दूसरे के साथ रस्सियों से बंधे सर झुकाए एक कोने में बैठे हैं। इस खून रेज दस्त बदस्त लड़ाई के
नौजवान हिचहाइकर भी जो मेकांग दरिया के किनारे से गुजरकर शुमाली वियतनाम जा रहा था, एक इत्तेफाकिया गोली का निशाना बन गया। इस खूबसूरत मुल्क में ये भयानक खाना जंगी 1944 से जारी है और ऑटो क्रूगर ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल करने दुनिया के सफ़र पर निकला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक बेहद ही दर्दनाक कहानी, जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरी कहानी को सुना उन सब का दिल से शुक्रिया।